हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ जो कि केमिस्ट्री में दिया गया है। तो ये हम लोग अक्टूबर मंथ की जो हमारी विजन है इसकी मैगजीन है उसी से मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाली हूँ डिटेल में। तो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में देखते हैं। पहले ये समझिए कि किनको किनको दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले इस बार का जो नोबेल प्राइज़ 2020 केमिस्ट्री में दिया गया है ये इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डुडना को दिया गया है। ये नाम थोड़ा याद रखिए क्योंकि आप यूपीएससी के अलावा कोई और एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे नाम पूछ लिया जाता है। थोड़ा और वो लोग क्वेश्चन को टफ बनाने के चाहेंगे तो वो आपसे रीज़न पूछ सकते हैं कि किस लिए दिया गया है, किस डिस्कवरी में, किस रिसर्च में उनको दिया गया है। तो यहाँ पे क्रिस्पर कैस9 जो जेनेटिक सीजर है, सीजर मीन्स कैंची, एक जेनेटिक कैंची है, उसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे इनको जो है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया है। तो कट एंड पेस्ट का यहाँ पे फंडा है जो कि जेनेटिक सीक्वेंस में ये देखने को मिला है। तो कट एंड पेस्ट जैसे कि आपने अगर इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कोई भी आप कंप्यूटर कोर्सेज भी किए होंगे तो उसमें कट एंड पेस्ट आपको सिखाते ही है कि कैसे आप लोग जो है, अगर आपने पीपीटी भी बनाया है तो किसी भी आप लोग मैगजीन से जो है या फिर कोई भी आप लोग जो है नॉर्मल पीडीएफ से उसको कट करते हो, पेस्ट करते हो। एक तो कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन कट एंड पेस्ट जो है वो क्या होता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपका ये पोर्शन कट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये सीज़र है तो सीज़र से तो आप कुछ भी काट सकते हो। इट मीन्स कि कैंची, कैंची से आप कुछ भी काट सकते हो, कहीं और भी चिपका सकते हो। पेपर को काट के जो है ना उसको कहीं और आप चिपका सकते हो। वही काम अब हमारे बॉडी में किया जा रहा है और ये है जेनेटिक सीक्वेंस। इससे पहले एक लेसन आ चुकी है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं एक एक वर्ड के बारे में कि ये क्रिस्पर क्या है, कैस9 क्या है, क्रिस्पर कैस9 क्या है। तो पहले यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैस9 का मतलब क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइए और मैं यहाँ पे आपको बताते जाती हूँ जिससे कि आप बेटर रिलेट कर पाओ कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं और क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्रिस्पर की फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये यहाँ पे लिखा गया है, आप बार बार इसे पढ़ सकते हो। क्रिस्पर कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट आपको देखने को मिलता है जो डीएनए है, जिसमें कि आपका पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है इंटरस्पेस्ड विथ पीस ऑफ डीएनए, जिसको कि हम लोग यहाँ पे स्पेसर कहते हैं। वहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ वायरस अटैक हो जाता है, जैसे कि इससे पहले ही वाले आप लोग डायग्राम में आओ, एक सेकेंड। यहाँ पे इसमें हमने स्टडी किया था कि ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के अंदर आपको इतने सारे डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे, ये छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके पूरी तरीके से ये कॉम्प्लेक्टली, ये आपका कॉम्पैक्ट तरीके से पैक्ड है। तो यहाँ पे मानिए कि किसी वायरस ने यहाँ पे अटैक कर दिया, इस वायरस ने यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर होता है यहाँ पे बहुत सारे जीन्स, इस तरीके के जीन्स होते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जीन में ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड होती है कि आप कैसे हो, आपके माता पिता कौन है, आपका नेचर कैसा है, सब कुछ यहाँ पे आपका जीन से ही पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएनए में मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आपका वायरस ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्रिस्पर का मेन काम है क्या है ना कि वो यहाँ पे डीएनए में जो वायरस अटैक होता है ना, तो वो उसकी लोकेशन को ढूंढता है, यानी कि कहाँ पे वायरस अटैक किया है, वहाँ कौन से डीएनए में यहाँ पे खराबी है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे डीएनए, मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए इस तरीके का डीएनए आपका जो है पूरा कॉम्पैक्ट पैक्ड है पूरी तरीके से, और इसको जो है ना यहाँ पे आपका अटैक कर लिया गया वायरस के थ्रू या फिर कोई भी। तो यहाँ पे पता करने का जो होना चाहिए ना, तो क्रिस्पर एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये पता चलेगा ना कि किस डीएनए पे अटैक हुआ है, कहाँ पे अटैक हुआ है। और जैसे ही ये डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि फिर इसको जो है जीन एडिटिंग के काम में लग जाएगा। यानी कि क्रिस्पर कैस9 है, कैस कहने का मतलब है कि एक सीजर है, जिससे कि यहाँ पे पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे ये जीन, यहाँ पे ये वायरस जो है इस एरिया को, इस डीएनए को अटैक करके रखा, यानी कि इस डीएनए को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है वायरस, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इस वायरस को यहाँ पे नहीं रोका जाए तो ये क्या होते जाएगा कि और भी अगल बगल वाले डीएनए को अपने अंदर लाकर ये अफेक्ट करते जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए जहाँ पे भी अफेक्टेड है उस डीएनए को यहाँ पे जो है काटने का, पहले तो ये जो सर्च करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, ये काम किया जाता है क्रिस्पर के द्वारा। और कैस9 का काम है कि यहाँ पे ये कैंची है, इसको काट के जो है ना हटा दो, एकदम काट के हटा दो, उसके बाद जो है ये एकदम बढ़िया हो गया। इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। इसको कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कैस्पर कैस9।
Cas9 एक क्रिस्पर एसोसिएटेड, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए, और एक सीजर है जो कि डीएनए को काटता है, और एक स्पेसिफिक लोकेशन में जो कि आरएनए के द्वारा गाइड किया जाता है। क्रिस्पर Cas9 की बात करूं तो ये पूरी तरीके से एक यूनिक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। एक लाइन में आपसे पूछेगा कोई भी कि क्रिस्पर Cas9 क्या है, तो आपको यही बतानी है कि एक यूनिक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है या फिर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एडिट कर रहे हैं ना हम लोग डीएनए में से जहाँ भी खराबी है उसको एडिट करके हटा रहे हैं। जैसे ही आप लोग फ़ोटोज़ लेते हो, उसमें अगर आपके फेस में कोई दाग धब्बे हैं तो उसको आप लोग कैसे एडिट करते हो, कैसे उसको जो है मिक्स एंड मैच करते हो अपने फेस के कलर का, और फिर उसके बाद अपना सेल्फी जो है अपलोड करते हो स्टेटस वगैरह में कि हाँ मेरी फेस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ठीक है, तो ऐसा लड़कियाँ ज़्यादा करती है, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ। तो यही काम हो रहा है क्रिस्पर Cas9 में, और ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं डिस्कवरी के बारे में, थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकेंड, ट्रैकर आरएनए, वन सेकेंड, अब ठीक है स्क्रीन। ट्रैकर आरएनए तो ये है क्या, इमैनुअल जो कारपेंटियर है उनके द्वारा यहाँ पे स्टडीज़ किया गया है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोजेंस, ये होता क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसमें कि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है उसको हार्म होता है। यानी कि आप लोग के अंदर भी आप लोग देखते हो कि कभी वायरस इनहेल हो जाता है, कभी बैक्टीरिया इनहेल हो जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमें हार्म नहीं करते, बट कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी है ना जो हमारे बॉडी में जाते हैं तो हार्म करते हैं। तो इसको डिस्कवर किया गया, और पहले ये अननोन मॉलिक्यूल था जिसको यहाँ पे ट्रैकर आरएनए कहा जा रहा था। तो ट्रैकर आरएनए एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो यहाँ पे फर्दर और स्टडी किया गया, और यहाँ पे निकल कर आया कि जो ट्रैकर आरएनए है ना वो यहाँ पे बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है जो वायरल डीएनए है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि देखिए कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर गया, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है कि ट्रैकर आरएनए, पहले तो ये दिखाया गया था कि अननोन था ना, तो पहले ये समझ रहे थे कि कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में अगर हार्मफुल इफेक्ट दिखा दिया तो उसको हम लोग ट्रैकर आरएनए कहते हैं। लेकिन फर्दर और स्टडी हुआ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तब जाकर यहाँ पे ये पता चला कि अच्छा ये ट्रैकर आरएनए जो है ना हमारे बॉडी को हार्मफुल नहीं पहुँचाता, ये एक बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, जो कि इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया का इतना स्ट्रांग होता है कि जो डीएनए है जिसमें कि वायरल अटैक हो चुका है ना, उस डीएनए को ये डिस्ट्रॉय कर देता है ये बैक्टीरिया। मतलब आप समझ रहे हो कि इम्यून सिस्टम है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके बॉडी में भी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आपके बॉडी में जो है ना एंटीबॉडी डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए अभी देख रहे हो कोरोना वायरस की तरफ से कि इस समय आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है कि कोरोना उसी को अटैक करेगा, क्योंकि कोरोना ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है। अब एक इम्यून सिस्टम वीक तो है जिसको सर्दी खांसी जुकाम बराबर होते रहता है, आप समझिए आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप लोग को कोई और भी तरीके की बीमारी है जैसे डायबिटीज़ वगैरह है या फिर आप लोग को बीपी, कैंसर, ये सारे बीमारी है, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे बीमारी में हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम कहने का मतलब है कि बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, और ये एंटीबॉडी क्या करता है ना कि अगर हमारे बॉडी में कोई नया वायरस अगर घुस जाता है तो ये एंटीबॉडी उसको ढूंढ के मारने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि बैक्टीरिया का ये इम्यून सिस्टम है, यानी कि बैक्टीरिया का एंटीबॉडी इतना स्ट्रांग है ना कि ये डीएनए को ढूंढ के, डीएनए वायरस को ढूंढ के उसको मार देता है। तो ये बाद में पता चला, पहले कुछ और था, लेकिन ये जो है यहाँ पे ट्रैकर आरएनए ये बाद में ऐसा रिवील हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि रीप्रोग्राम्ड क्रिस्पर Cas9, तो इम्यूनोल के द्वारा और जो यहाँ पे जेनिफर है इनके द्वारा यहाँ पे सक्सीड किया गया बैक्टीरियाज के सीजर्स को, यानी कि और भी ज़्यादा यहाँ पे रीप्रोग्राम किया गया यहाँ पे बैक्टीरिया के सीजर्स को, जो है ना यानी कि बैक्टीरिया को काटने वाले जो यहाँ पे आपका कैची है उसको और ज़्यादा रीप्रोग्राम किया गया, यानी कि हाईटेक टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया, और धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा स्टडी किया गया, और ये सीज़र को जो है ना कट करने के लिए, यानी कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल को आसानी से कट कर सके ऐसा इसको बनाया गया। जीनोम एडिटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीनोम एडिटिंग यानी कि एडिट करना, जैसे आप लोग फोटो वगैरह एडिट करते हो वैसे जीन को आपको एडिट कर देना है। अब जीनोम कहने का क्या मतलब होता है, जीनोम में आपका सारा काम आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम भी आ जाते हैं, इसके अंदर जो डीएनए है वो भी आ जाता है, इसके अंदर जो जीन है वो भी आ जाता है, उसके अंदर जो आपका जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें कि आपका 2 बेस पेयर आपको देखने को मिलता है, एडेनिन, थायमिन, ग्यूनिन और साइटोसिन, ये सब मिलकर जो है इसको हम लोग जीनोम कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्क्राइब बार बार नहीं किया जा सकता ना, इसलिए यहाँ पे इसको जीनोम वर्ड दे दिया गया, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग है, यानी कि यहाँ पे जो है अगर आपका डीएनए में एडिटिंग होता है, जीन में एडिटिंग होता है, ठीक है, तो ये एडिटिंग का एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक एबिलिटी है कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को चेंज कर सकते हैं और कुछ भी जो है
आप लोग समझो कि डीएनए को चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ खराबी है तो उसको काट के हटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल में जो है ना हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको और ऑल्टर कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन है। ये 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, अनवाइंडिंग होता है, क्लीविंग होता है और रीवाइंडिंग होता है डीएनए का। तो ये 3 प्रोसेस है जिसमें कि पहले आपका यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सा लोकेशन है, उसको यहाँ पे मार्क किया जाता है, फिर उसको कट किया जाता है, फिर उसको हटाकर एक न्यू फॉर्म दिया जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तभी जाकर यहाँ पे जीनोम में किसी भी लिविंग बीइंग में जो यहाँ पे जीनोम होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। क्लीविंग ऑफ डीएनए में क्या क्या होता है, तो जीन को एडिट किया जाता है, यानी कि कट एंड पेस्ट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है। अदर जीनोम एडिटिंग सिस्टम आप देखोगे जिसमें कि टैलेंस है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस है। तो ये सब ऐसे कुछ नाम है, नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जीनोम एडिटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब इस तरीके की डिस्कवरी से हमें फ़ायदा क्या हो गया। क्रिस्पर cas9 टूल ये काफ़ी ईजियर हो गया कि हम लोग इस तरीके को अडाप्ट कर सके, और साथ ही साथ जिससे कि कुछ आप लोग देखते हो कि कुछ ही हफ्तों में जो है ना इस तरीके से हम लोग जीन को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये ईजियर हो गया और बहुत ही कम समय में ये काम कर सकते हैं हम लोग। इस टूल से क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग समझो कि एक नई तरीके का डिस्कवर हुआ है, एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी आप कह सकते हो, जिसके थ्रू क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी तरीके का, पहले तो समझ रहे हो कि जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ है उसको हम लोग ट्रांसफ़र होने से बचा सकते हैं। मेडिसिन में अगर देखें तो क्लिनिकल ट्रायल जो न्यू कैंसर थेरेपीज़ का है वो अभी भी हो रहा है, और इससे क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसको भी क्योर कर सकते हैं। और ये जो जेनेटिक सीजर्स है इससे क्या है ना कि लाइफ साइंस जो है एक न्यू इपॉक में आएगा। एक न्यू तरीके से आप देखोगे कि जो हम लोग लाइफ साइंस की बात करते हैं जिसमें कि हम लोग अपने बॉडीज़ के बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं, तो ये एक न्यू जनरेशन का आपको यहाँ पे डिस्कवरी देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरीके से हमारे ह्यूमन काइंड को एक बेनिफिट ही यहाँ पे प्रोवाइड करके जाएगा। ठीक है। तो हर तरीके से इसका फ़ायदा है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम किया गया है। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, जीनोम एडिटिंग जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि ये एथिकल इश्यूज़ बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये एथिकल तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप लोग देखो कि क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं फंडामेंटली जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट करेगा बिना उनके कंसेंट से। मतलब कि मानो कि हम लोग जीन में यहाँ पे जो डीएनए में जो चेंजेस कर रहे हैं, शायद ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए सही नहीं हो, कि शायद उनको ये अच्छा नहीं लगे। क्या ये एथिकली करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, इस चीज़ पे यहाँ पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। अगर हम लोग इस तरीके का टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे तो इससे क्या होगा ना आगे चल के कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना वो ये जीन एडिटिंग से ही पैदा होंगे। यानी कि आप समझ लो कि यहाँ पे जीन एडिटिंग से क्या होगा कि यहाँ पे एडिट करके बच्चे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे लोग जो है ना एक अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे देंगे कि मेरी बेटी जो है दीपिका जैसी होनी चाहिए, मेरा बेटा ऋतिक रोशन जैसा होना चाहिए। तो हर कोई क्या करेगा ना कि उसके तरीके से जीन एडिट कर करके बेबी बनाया जाएगा। चाइना में तो ये काम भी किया गया है और उनको जो है जेल भी ले जाया गया है वहाँ के डॉक्टर जो कि इस तरीके का काम किए थे। 2 ट्विंस बेबी थी जो कि जीन एडिटिंग से ही वो बॉर्न हुई थी। मैं अभी उनका नाम भूल रही हूँ, बट कोई नहीं। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि क्या ये एथिकल प्रोसेस है। एक नेचुरल प्रोसेस से हम लोग जो है जन्म लेते हैं और हमें जो भी मिलता है एक नेचुरल तरीके से मिलता है, और एक तरीके का एक्साइटमेंट होता है कि चलो बच्चा कैसा होगा, किसके ऊपर जाएगा। हमेशा आप देखते हो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है घर में एक अलग तरीके का माहौल होता है कि बेटा मतलब कि पापा पे गया, मम्मी पे गया, इस तरीके का चलते रहता है। ठीक है। लेकिन आप ये समझो ये पहले से प्री डिफाइंड रहेगा। आपको ये पता है कि आपका बेटा जो है ऋतिक रोशन जैसा दिखेगा, शाहरुख खान जैसा दिखेगा, तो फिर एक क्या इंटरेस्टिंग रहेगा। यानी कि आपके आपके जैसा भी नहीं दिखेगा, वो तो अलग ही दिखेगा। मतलब कि ऐसा क्या होता है कि कोई भी फैमिली को आप देखोगे तो एक जैसा सिमिलर होते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ ये फैमिली ये बच्चा इन्हीं का है, ऐसा फैमिली का। लेकिन बाद में चल के तो लगेगा ही नहीं कि कौन किसका नहीं है। और पता नहीं कि ये चीज़ें जो है एथिकल इसको नहीं कहा जा रहा है, जिसको डिज़ाइनर बेबी का भी नाम दिया गया। तो ये चीज़ें जो है आगे चल के ज़रूर होगा। तो इसका जो है ना एक एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका एडवांस इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमने नया डिस्कवरी किया, हमने एक रिवोल्यूशनरी लेकर आए, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ये पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे डिजीज़ेज़ जो है जेनेटिक डिजीज़ को यहाँ पे कर्व करना है। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी तो देखना है, नेगेटिव इफेक्ट भी तो देखना है कि लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होता है, एक नेगेटिव वे में इस्तेमाल होता है। तो इसका नेगेटिव वे यही है डिज़ाइनर बेबी। अभी जैसे हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम मम्मी जैसे दिखते हैं, पापा जैसे दिखते हैं, लेकिन कल को अगर मान लीजिए कि मैं दीपिका पादुकोण जैसी दिखी हूँ और मेरे मम्मी पापा अलग ही दिख रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगता है कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स जैसा दिखते हैं, तो ये एक कनेक्टिविटी फ़ील हो पाता है कि नहीं। तो ये चीज़ें पता नहीं आगे चल के ये एथिकल इशू हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे चैलेंजेस है ऑफ टारगेट इफेक्ट।
यानी कि डीएनए जो एडिट किया जा रहा है ये अदर देन अगर डिसायर्ड साइट में अगर कर दिया जाए, मान लीजिए ये तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी 100% तो करेक्ट होता ही नहीं है, कभी ना कभी इनकरेक्ट भी हो सकता है, कभी कभी ना कभी टेक्नोलॉजी से गलतियाँ भी हो सकती है। जैसे कि आप लोग देखो कि जो रोबोट मूवी था उसमें चिट्टी को प्यार हो गया मतलब कि रोबोट को भी प्यार हो गया, इस तरीके का दिखा रहे थे। तो वो क्या दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी का जो है ना एक नेगेटिव साइड दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी भी गलती कर सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हमेशा सही रहेगा और आप जैसा बनाओगे वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो उसका साइड इफेक्ट दिखाया गया, जो हम लोग यहाँ पे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करते हैं उसका नेगेटिव साइड दिखाया गया था। वही चीज़ आज है कि मान लीजिए इतने सारे डीएनए है और इसको कट करना है, मान लीजिए गलती से टेक्नोलॉजी से ये कट हो गया, गलत तरीके की टिच कट हो गई जो हमें नहीं कट करना चाहिए था, तो इससे एक बहुत तरीके का जो है ना आप लोग समझो कि क्या होने वाला है। मतलब कि इसका आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा घमासान होने वाला है। ज़रा से बात में जो है लोग आज की डेट में सड़कों पे निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा काम होने लगे तो फिर तो हो गया। आप देखते हो कि ज़रा सा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर को मार पीट के अलग कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा काम हो गया तो डॉक्टर को तो मार ही देंगे। तो इसलिए इस तरीके का काम भी हो सकता है। ये दो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स इसका बताया जा रहा है, ठीक है। कंक्लूजन में बताया गया है कि इवन दो जो क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम है ये हमें डेमोक्रेटिक यूसेज के लिए अलाउ करता है कि हम लोग लैब में ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको यूज़ करें, लेकिन अभी तक जो है ना ये लेवल ऑफ प्रिसिशंस में अभी तक ये रिच नहीं हुआ है जो भी हमें ज़रूरत है कि हम लोग इसको श्योर कर सके। तो अनइंटेंशनल इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना अभी तक इसका ये तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो कौन इसको बचाएगा, वही बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे जेनेटिक जो सीज़र है वो काम करेगा। मान लीजिए ये एक तरीके का आर्टिफिशियल है आपका, और यहाँ पे देखिए ये सीज़र है, यानी कि इसको सीज़र कहा जा रहा है, ये Cas9 प्रोटीन है, और ये आपका क्रिस्पर है। यहाँ पे फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कट करेगा, तो ये जो गड़बड़ी है इसको दोनों साइड से जो है यहाँ पे कट किया जाएगा। ये सीज़र है जिससे कि डीएनए को कट किया जा रहा है, तो ये जो ब्लैक पोर्शन है ना उतनी पोर्शन को यहाँ पे कट करके हटा दिया जाएगा। इस तरीके से काम होगा। सेकंड, आप देखो कि डीएनए एडिटिंग में क्या क्या हो सकता है। तो पहले डिलीट करना है, अगर डिलीट करना है तो ये बीच वाला को डिलीट कर दिया गया। अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो ये आपको जो रेड वाला दिख रहा है ये इंसर्ट हो गया। अगर इंटीग्रेट करना है तो सबको जोड़कर जो है यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हो सकता है डीएनए सिलेक्शन में और इस तरीके से डीएनए बिल्डअप में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको भी आइडिया रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है कि नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में दिया गया, तो इसको मैं एक लेसन में यहाँ पे अपलोड करूँगी, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को रिसर्च करना है, सॉरी सर्च करना है, रिसर्च नहीं, रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको अगर सर्च करना है तो आप लोग आराम से जो है इसको सर्च कर सको, इसलिए जितनी भी नोबेल प्राइज़ है उसको मैं अलग अलग एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे आपको अपलोड करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको लेसन अच्छी लगी, समझ में आए तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर वहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगी। बट आई होप कि समझ में आए, लेकिन जो नहीं समझ में आता है वो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आता है, ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाने का कोशिश करूँगी, बट 2-3 बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की हूँ। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मैं कुछ और तरीका अपनाऊँगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।